जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम वर्णमाला के बारे में और वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के जो विशेष तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को देखेंगे। इन तथ्यों से ही हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम सारे तथ्यों को एक तरफ से देखते हैं। देखिए, पहला तथ्य क्या है। सामान्य व्यवहार बोलचाल की हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। सामान्य या व्यवहारिक बोलचाल की हिंदी में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है। सामान्य व्यवहारिक बोलचाल की हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऐसे पूछ लिया जाए कि सामान्य व्यवहारिक में हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। ठीक है। कितनी होती है? 44 होती है। आगे है, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। 11 स्वर प्लस 2 अयोगभा प्लस 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्ताक्षर प्लस 2 उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, एक अंग्रेजी से आगत या गृहीत स्वर। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज। इन शब्दों के लिखने में प्रयोग करते हैं किसका? आ ये विदेशी मान लीजिए या अंग्रेजी शब्द से मान लीजिए। इसी को आगत कहते हैं, इसी को गृहीत स्वर कहते हैं। पूछा जाए कि आगत, अंग्रेजी वाला आगत किस प्रकार का है? तो गृहीत है। आगत है या गृहीत स्वर है, इस प्रकार से लिखा होगा। पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का स्वर है? तो आगत है। और कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से। तो पता हुआ क्या हमारा तथ्य था कि मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं प्लस 2 अयोगवा हैं प्लस 33 व्यंजन हैं प्लस 4 संयुक्ताक्षर हैं और 2 उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। इन सभी को मिलाकर के कितने वर्ण हुए हिंदी, मानक हिंदी में? तो 52। आगे क्या है? का, खा, गा, जा, फा, जिसके नीचे नुक्ता लगा है। जिन इन वर्णों के नुक्ता लगा, ये का, खा, गा, जा, फा फारसी से आगत व्यंजन है। ये जो व्यंजन है ये किससे आए हुए हैं? फारसी जो भाषा है उस फारसी भाषा से का, खा, गा, गा, जा, फा ये आए हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। जी बिंद ऐसी रखी दिखाई, इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता। और नुक्ता का सर्वप्रथम प्रयोग राजा सितारे हिंद ने किया था। राजा सितारे हिंद ने सर्वप्रथम नुक्ता का प्रयोग किया था। जा, फा ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। जा और फा, ध्यान देना, जा और फा ऐसे वर्ण भी हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। आगे देखना है नंबर 5, फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या 5 है। पूछ लिया जाए कि फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। वर्तमान में इनमें से हिंदी में जा, फा का प्रयोग ही देखने को मिलता है। इनमें से का स्पर्श ध्वनि है। का किस प्रकार की स्पर्श ध्वनि है? शेष, स्पर्श और संघर्षी भी है। शेष जो वर्ण हैं वो स्पर्श भी हैं और संघर्षी हैं। केवल जा और फा जो है उनका केवल वर्तमान में हिंदी में प्रयोग देखने को मिलता है। इनमें से का जो है वो किस प्रकार का वर्ण है? स्पर्श ध्वनि है। शेष स्पर्श भी हैं और संघर्षी भी हैं। का, खा, गा ये जीवा मूलीय व्यंजन है। का, खा, गा ये किस प्रकार के व्यंजन है? ये जीवा मूलीय व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जीवा के मूल भाग से स्पंदन से होता है। जीवा के मूल भाग से स्पंदन से होता है, इसीलिए का, खा, गा को जीवा मूलीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। का केवल स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद शेष बचे हुए व्यंजन स्पर्श भी हैं और संघर्षी भी हैं। जा और फा केवल हिंदी में प्रयोग ध्वनियाँ होती हैं। फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो वो 5 है। आगे तथ्य है, अगला तथ्य, नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। हमने बताया था अभी कि नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने।
शुरू किया। नुक्ता कैसे लगता है, जैसे राज, जा के नीचे नुक्ता लगा तो राज का अर्थ हुआ रहस्य, जिसके नीचे नुक्ता नहीं लगा तो राज, राज का अर्थ हुआ शासन। ये आपसे सम उच्चारित यानी भिन्नार्थक शब्द में भी पूछेगा, इसी प्रकार से नुक्ता लगा देगा, और इसी प्रकार नुक्ता नहीं लगा होगा और पूछ लेगा कि राज का अर्थ बताइए और राज का अर्थ बताइए। जरा का अर्थ होता है घोड़ा, नुक्ता लगा है यानी फारसी ध्वनि है, और इस जरा का मतलब होता बुढ़ापा। हिंदी में जरा का मतलब होता बुढ़ापा, इस जरा का मतलब होता फारसी में घोड़ा, इसका मतलब होता बाघ, इसका मतलब हो बाघ यानी घोड़े की लगाम। इस प्रकार से नुक्ता लगने से फारसी ध्वनियों का अर्थ किस प्रकार से होता है और हिंदी की ध्वनियों का जो अर्थ होता है वो किस प्रकार से भिन्न होता है। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से अर्थ जो है ये आपको निकालने होंगे और बताने भी होंगे। इन सभी को ध्यान रखते हुए आपको अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखना है, हर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसी चलते हैं नंबर 6 पर। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। किसके? मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं पूछ लिया जाए तो 3 होते हैं। शिथिल, शिथिल में कौन आता? आ ई उ। ठीक है, जो लघु स्वर होते हैं वो आते हैं। दृढ़ में कौन होता है? ई उ। ये कैसे होते हैं? दृढ़। इन्हें बोलते समय हमारा खिंचाव होता है वायु का। उसके बाद मध्य में केवल ए होता है। तो इस प्रकार से मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों को विभाजन किया गया है तो 3 भेद में। नंबर 7 में उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। आ एक मात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। विशेषकर ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 7 पॉइंट कहता है कि आ एक मात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, यानी इस आ की कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। पूछ लिया जाएगा कि स्वरों में किस स्वर की मात्रा नहीं मानी जाती है, तो आ की मात्रा नहीं मानी जाती है। अतः हिंदी मात्राओं की संख्या 10 है। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो टोटली आपको याद रखना 10 है। अगला पॉइंट नंबर 8 देखिए, हल चिन्ह के बारे में। सामान्यतः सभी वर्गों में आ स्वर विद्यमान है। सामान्यतः ज्यादातर सभी जो वर्ण होते हैं उनमें आ स्वर विद्यमान होता है। जिस वर्ण को स्वर रहित लिखा जाता है उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। जिसको स्वर रहित लिखा जाता है उस वर्ण के नीचे क्या कर देते हैं? हल चिन्ह लगा देते हैं। जिस प्रकार जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उस वर्ण को हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब हल के अंत, जिसका हल से अंत होता है, जैसे जैसे लिखा एक का, तो का ये कैसा है? हलंत है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। आगे देखिए, अनुस्वार व पंचमा अक्षर के प्रयोग के बारे में। अनुस्वार व पंचम अक्षर के प्रयोग के बारे में। नंबर 1, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ग स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अगर कोई पंचमा अक्षर हो और वो हलंत हो, और हलंत होने के बाद कोई उसी वर्ग का यानी उसी वर्ग का कोई भी दूसरा वर्ण आ जाए तो आपको वर्ग पता ही होंगे। जैसे होता है का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, ये वर्ग पड़े हैं। तो इनके वर्ग का पंचमा जो अक्षर होगा वो हलंत होगा। कैसा होगा? हलंत इसके अंदर लगी होगी। और उसके बाद बचे हुए जो 4 वर्णों में से उसी वर्ग का, ठीक है, क्या कहता है? उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए। ठीक है, विशेष ध्यान देना, वो कहता है तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे शुद्ध और अशुद्ध कैसे लिखा है? जैसे हिंदी, और हिंदी जो ना है, ना कैसा है? हलंत वर्ण है। उसके बाद दा आया है, उसी वर्ग का आया है दा। ठीक है, तो अब ये दा आया है तो ये जो ना है वो कहाँ बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा हिंदी। ठीक है, उसके प्रकार लिखा कंपन, तो ये कंपन अशुद्ध लिखा है, इस प्रकार लिखा जाए कंपन, क्योंकि जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा क्योंकि पा उसी वर्ग का वर्ण है। नंदन लिखा है ये,
तो उसके नंदन के ना के बाद दा आया, क्योंकि दा भी ना के ही वर्ग का है, ठीक है, ना पंचमा है और दा उसी के वर्ग का है, तो इसीलिए ना जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। इसी प्रकार से लिखा, जैसे कुंड लिखा तो इस प्रकार कुंड लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से शुद्ध रूप लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2 कहता है यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचमा अक्षर आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। अब देखो क्या कहता है, अगर कोई पंचमा वर्ण आ जाए और उसके बाद भी कोई पंचमा वर्ण आ जाए, ठीक है, जैसे कोई वर्ण आ जाए उसके बाद भी पंचमा वर्ण आ जाए, जैसे 5 पंचमा वर्ण आया उसके इसके बाद भी कोई पंचमा वर्ण आ जाए, तो ये पंचमा वर्ण हलंत जो है वो अनुसार में नहीं बदलेगा। क्या कहता है, अनुसार में नहीं बदलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जिस प्रकार से देखिए लिखा है बांग्मय, बांग्मय यहाँ पर माँ आया है, ठीक है, तो इसे बदल जाना चाहिए अनुसार में, लेकिन नहीं बदला, ये अपने ही वर्ग का रहा। उसके बाद उन्नत देखो डबल ना आया, कायदा में इसे हलंत था ना, उसके बाद ना आया तो ये बदल जाना, लेकिन नहीं बदला। तो क्या कहता, क्योंकि वो उसी पंचमई वर्ण है ना, ये पंचमा वर्ण है, फिर ना माँ पंचमा वर्ण, फिर माँ आ गया, ना पंचमा वर्ण है, फिर माँ आ गया, तो ये पंचमा वर्ण अगर आ जाते हैं तो वो अनुसार में नहीं बदलेगा। नंबर 3 पॉइंट कहता है यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा इसके बाद या वा और हा आए, कौन आए, या वा और हा आए, तो पंचमा अक्षर अनुसार में नहीं बदलेगा। जैसे पुण्य, समन्वय, तुम्हारा, देखिए पुण्य बदला नहीं बदला, समन्वय तो इसमें क्या आया, या आया, इसमें वा आया और इसमें हा आया, तो या वा हा वर्ण याद रख लीजिए, अगर आते हैं तो भी जो पंचमा वर्ण है वो अनुसार में नहीं बदलेगा। नियम नंबर 4 कहता है कि सा से पूर्व केवल अनुसार का ही प्रयोग होता है। अगर कोई भी तीनों सा में से कोई भी सा आ जाए तो उस अनुसार का ही प्रयोग होगा उससे पूर्व, उससे पहले। जैसे अंश लिखा है, ठीक है, हंस लिखा है तो ये सा आया है, ठीक है, दंती सा आया है, तालब सा आया है, लेकिन किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ उससे पूर्व। तो अगर सा आए या वह हा आए तो किसका प्रयोग होगा, सा में किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का, या वह हा में किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। नियम नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखें, सुने, पढ़ा खूब होगा, ध्यान से इन पॉइंटों को भी देख ले, नुकसान नहीं करेगा। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुसार का ही प्रयोग होगा। अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण से प्रारंभ कर कोई भी शब्द होता है तो निश्चित ही किसका प्रयोग होगा, अनुसार का ही प्रयोग होगा, ठीक है, किसका प्रयोग होगा, अनुसार का ही प्रयोग होगा। समझ बात आ रही, किसका प्रयोग होगा, अनुसार का ही प्रयोग होगा। जैसे सम प्लस हार, क्या आ गया, ऊष्म वर्ण आ गया, हा ऊष्म होता है, हा आ गया, हा कैसा होता है, ऊष्म वर्ण होता है, तो इस माँ का क्या हो गया, अनुसार हो गया, तो बन गया संहार। उसी प्रकार से सम प्लस वाद, क्यों वर्ण आ गया, वह आ गया, क्योंकि वह अंतस्थ होता है। अंतस्थ वर्ण जानते हैं कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। उस में जाते हो, ये तीनों सा हो गए और उसके बाद इसमें हा और जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या जोड़ दीजिए, हा और जोड़ दीजिए। तो उसी प्रकार इसमें हा आया, परंतु यहाँ से उपपाद देख के ध्यान रखना है, यहाँ हा आया है तो क्या कहता है, ये पंचमे वर्ण की बात हो रही थी यहाँ, लेकिन यहाँ सम उपसर्ग की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा समझे कि यहाँ तो सब पढ़ा था कि हाँ जो आया है उसके बाद पंचमा वर्ण हो वो अनुसार में नहीं चेंज होता, लेकिन यहाँ पर अनुसार की बात नहीं हो रही, यहाँ सम उपसर्ग की बात हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार सम प्लस योग तो बना सहयोग, सम प्लस विधान बना संविधान। इस प्रकार से इन स्वरों और इन वर्णों का जो पंचमा अक्षर का प्रयोग होता है हम करते हैं हिंदी में, तो इसी प्रकार होता है। इनको अच्छी तरीके से एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए और आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों से, अपने दोस्तों को, सबको भेज दें, जिससे हर किसी को अगर एक शब्द, एक प्रश्न कहीं मिलता है, फंसता है, तो उनके जीवन के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।